नमस्कार दोस्तों साल 2001 तारीख 12 दिसंबर। घर में पलंग पर लेटे लेटे मैं यही सोच रहा था कि अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि पिताजी का देहांत हो जाने के बाद अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था और घर का बड़ा लड़का होने की वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर आ गई थी। ऊपर से एग्ज़ाम भी सर पर था। पलंग पर पड़े पड़े अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरी फ़ोन की रिंग बजी। मैंने अपना फ़ोन देखा तो मेरा दोस्त अजमल का फ़ोन था। वही अजमल जिसे मैंने एक काम ढूंढने के लिए कहा था। कहीं फ़ोन काट ना जाए, ये सोचकर मैंने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया। तभी सामने से अजमल ने कहा, भाई काम ढूंढा है तेरे लिए, पर तू कर पाएगा? तभी मैंने अजमल से पूछा, हाँ क्यों नहीं कर पाऊँगा, क्या काम है बोल तो। अजमल बोला, एक कब्रिस्तान में रात के वक्त पहरेदारी करनी है, अच्छे पैसे मिलेंगे, पर करेगा तू? कब्रिस्तान का नाम सुनकर पल भर के लिए तो मैं भी कांप गया, मगर फिर मैंने सोचा इससे अच्छा काम मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि काम रात का था तो मैं दिन भर घर पर बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ। यही सब सोचकर मैंने अजमल को हाँ कर दिया, जिसके बाद अजमल मुझे उस कब्रिस्तान में ले गया जहाँ मैं काम करने वाला था। कब्रिस्तान मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वो कब्रिस्तान बड़ा तो था, साथ ही साथ 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ। कब्रिस्तान के एक कोने में एक छोटा सा कमरा था जहाँ से पूरा कब्रिस्तान दिखता था, और मुझे रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक उसी कमरे में रहना था। कमरे के अंदर एक टेबल और एक कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं था। खैर, तनख्वाह से लेकर रहने की व्यवस्था तक सब कुछ तय हो जाने के बाद मुझे आज रात से ही काम शुरू कर देने का था। काम शुरू कर देने के लिए कहा गया। मुझे आज से काम शुरू करने में कोई भी एतराज़ नहीं था, जिस वजह से मैं भी राज़ी हो गया। ठीक रात के 8 बजे घर से अपनी किताबों को कुल बैग में भरकर मैं निकल पड़ा उस कब्रिस्तान की ओर। मैं अपनी किताबों को वहाँ पर इसलिए ले गया ताकि मैं वहाँ पर बोर ना हो, और काम के साथ ही साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। कुछ देर बाद मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुँचा। रात के उस काले अंधेरे में कब्रिस्तान के अंदर का नज़ारा निहायत डरावना था। कोहरे ने पूरी कब्रिस्तान को अपने आगोश में ले लिया। खैर, मैं कब्रिस्तान का दरवाज़ा सरका कर अंदर घुस गया और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि मुझे बताया गया था कि रात 8 बजे के बाद गेट पर ताला लगा देना, तो मैंने वैसा ही किया। कमरे में जाकर मैंने टेबल पर रखकर ताला उठाया और वापस बाहर आकर कब्रिस्तान के मेन दरवाजे पर मार दिया। जिसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे के अंदर सिर्फ एक टेबल लाइट ही जल रही थी, तो मैंने उसी टेबल पर अपना बैग रखा और कुर्सी पर बैठकर किताब निकलकर पढ़ने लगा। ठंड अपनी इंता पर थी और बीच बीच में चल रही थी सर्दी हवाएं, शरीर को कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। टेबल के ठीक सामने जो खिड़की थी, उस खिड़की से मैं पूरी कब्रिस्तान का बीच बीच में जायज़ा ले रही थी। जैसे जैसे उस कब्रिस्तान में रहकर मैं वक्त बिता रहा था, वैसे वैसे मेरा डर भी कम होते जा रहा था। मगर मुझे कहाँ पता था कि अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ। रात के 10 बज चुके थे और अब तक सब कुछ ठीक चल रही थी। कब्रिस्तान में उस खामोशी वाले माहौल में मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा था। अभी तक मुझे किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ पेश नहीं आ रही थी। मगर तभी बाहर से आती एक आवाज़ ने माहौल की खामोश और मेरी हिम्मत को दोनों को तोड़ दिया। अरे भाई साहब, ज़रा इधर आएंगे? आवाज़ सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि कब्रिस्तान में आते ही मैंने बाहर वाला लोहे का गेट पर ताला बंद कर दिया था। तो फिर कोई कब्रिस्तान के अंदर कैसे आ सकता था? कहीं कोई चोर तो नहीं? पर अगर कोई चोर होगा तो मुझे क्यों बुलाएगा? ये सोचकर मैंने एक लंबी सांस भरी और अपने कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकला तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक लड़का खड़ा था। उम्र यही कोई 22-23 साल की रही होगी। उस लड़के के कंधे पर कफन में लिपटा एक लाश था। जिस कफन से उस लाश को ढका गया था, वो कफन पूरी तरह से खून में सना हुआ था। जैसे वो सफ़ेद कफन ना होकर
लाल कफन हो। तभी मैंने कांपते हुई आवाज़ में उस लड़के से पूछा कि क्या हुआ तुमको, और तुम अंदर कैसे आए। तभी उस लड़के ने अपने कंधे पर से उस लाश को ज़मीन में रखा और कहा, दरअसल ये एक आदमी की लाश है, बेचारा रेल पटरी से गुजर रहा था, तभी पीछे से एक ट्रेन आकर इसे काट चल गई। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने इस कफन को इसके शरीर में इतना जोर कर इसलिए बांधा था क्योंकि इसका गला धड़ से अलग हो गया है। अब ज़रा मेरी मदद करोगे इस लाश को दफना में। उस आदमी की पूरी बात सुनकर और अच्छे से समझने के बाद मैंने बोला, ठीक है चलिए फिर मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इतना कहकर एक तरफ से उस कफन में लिपटा लाश को मैंने पकड़ा और दूसरी तरफ से उस लड़के ने, जिसके बाद हम दोनों उस लाश को दफनाने वाली जगह पर आ गया और कुछ ही देर के मशक्क़त के बाद हम दोनों ने मिलकर उस लाश को दफना दिया। फिर वो लड़का अपने रास्ते और मैं अपने कमरे की ओर चल पड़ा। मगर मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ नहीं था कि जाने अनजाने में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर मैं अपने कमरे में अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मेरे सामने जो खिड़की थी, उस खिड़की से उस कफन वाले आदमी की कब्र में साफ तौर पर दिख रहा था। खैर मैंने वापस से पढ़ाई में मन लगा दिया। घड़ी बता रही थी कि रात के 11:15 बज चुके थे। अभी मैं अपनी किताब पढ़ ही रहा था कि तभी बाहर से आती एक आवाज़ ने फिर एक बार मेरा ध्यान तोड़ दिया। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई ज़मीन पर कुछ रगड़ रहा हो। किताब में लिखे शब्दों को रट्टा मारते मारते मैंने एक नज़र खिड़की से बाहर दिखा तो मेरा पूरा शरीर जैसे हिलसा गया। कुर्सी पर बैठे बैठे मेरे पैर लड़खड़ाने लगे क्योंकि मेरी खिड़की से कुछ ही दूरी पर वही लाश पड़ी हुई थी जैसे अभी थोड़ी देर पहले उस लड़के के साथ मिलकर मैंने दफनाया था। कफन में लिपटे उसी लाश को कब्र से बाहर पाकर मैं दंग रह गया। कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं था, ये सोचते हुए मैंने आंख मसल कर भी देखा, मगर सच में वो लाश वहीं पर पड़ी हुई थी। उसी लाश को दोबारा कब्र में ले जाने के अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि मैं उस लाश को ऐसे फेंक कर नहीं रख सकता था। लिहाजा मैं हिम्मत जुटाकर अपने कमरे से बाहर निकला और कफन में लिपटे उस लाश की तरफ बढ़ने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ तो हुआ कैसे। आखिर कोई लाश अपने आप ही कब्र से बाहर कैसे निकल सकती है। खैर मैं उस लाश को पास पहुंचा और एक तरफ से पकड़कर उस लाश को घसीटते हुए उसी कब्र की तरफ जाने लगा। उस लाश के ऊपर कफन को उस तरीके से बांधा गया कि उसका शरीर का एक कोना भी नजर नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने उस लाश को घसीटते हुए मन ही मन बोला, ज़रूर इस आदमी ने सुसाइड के इरादे से रेल लाइन के पटरी पर अपना सर रख दिया होगा, तभी इसका सिर्फ गला कटा है। तभी मैं उस आदमी को पकड़कर ज़मीन पर घसीटते हुए कब्र की ओर ले जा रही थी कि तभी वो कफन एकदम से फट गया, क्योंकि ज़मीन के घिसने पर वजह से कपड़ा बहुत कमज़ोर हो गया था। मगर अभी भी उस लाश का कमर से लेकर सर तक उस कटे हुए कफन से ढका हुआ था। कफन फटने की परवाह किए बगैर में उस लाश को घसीटते हुए उस कब्र की ओर ले गया, लेकिन कुछ देर घसीटने की वजह से कफन में लिपटा उसका आधा शरीर कफन से आज़ाद हो गया और उस लाश का कटा हुआ सर लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आ गया। तो उस लाश का सर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं ठिठक कर 2 कदम पीछे आ गया, क्योंकि ये लाश उसी आदमी की थी जो इस लाश को अपने कंधे में लाद कर यह दफनाने आ गया। मगर ये कैसे हो सकता है? उस आदमी ने तो मेरे साथ मिलकर इस लाश को दफनाया था, तो फिर ये लाश उसकी कैसे हो सकता है? उस वक्त सब कुछ मेरे समझ से परे थे। इससे पहले कि और कुछ बुरा हो, मैं वहाँ से भागा और इतनी तेज भागा कि सीधे घर जाकर ही रुका। अगली सुबह जब कब्रिस्तान में लोग आए तो मैं भी गया और सबको पूरी बात बता दी। मेरी पूरी बात अच्छे से सुनने के बाद एक मुल्ला जी ने कहा, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस लाश का जनाजा नहीं हुआ था और बिना जनाजे वाले लाश को दफनाने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये सब सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया और हमेशा हमेशा के लिए
उस कब्रिस्तान के पहरेदारी का काम छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।